वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। आज हो गई है 1 मई 2020 और लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट नंबर 303। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 303 तक पहुँच सकते हो, तो उसका रिवीजन कर डालिए। लिंक इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आंध्र प्रदेश और ओडिशा निम्नलिखित में से किस नदी जल विवाद प्राधिकरण के पक्ष में है? बताइए किसके पक्षधर हैं? ओडिशा और आंध्र प्रदेश किस जल विवाद प्राधिकरण के पक्ष हैं? गोदावरी नदी जल विवाद प्राधिकरण, कावेरी जल विवाद प्राधिकरण, हुगली नदी जल विवाद प्राधिकरण या फिर वंशधारा नदी जल विवाद? तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वंशधारा नदी जल विवाद। तो देखिए, वंशधारा नदी जल विवाद प्राधिकरण जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु निम्नलिखित में से किस नदी जल विवाद से संबंधित हैं? केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु, इनमें से किस नदी जल विवाद से संबंधित है? यह है कावेरी नदी जल विवाद प्राधिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है, इसलिए न्यूज़ में है ये। कुछ नदी जल विवाद प्राधिकरण उसके पक्ष नीचे देख लीजिए, इस प्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे वंशधारा नदी जल विवाद प्राधिकरण आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच है। नर्मदा नदी जल विवाद जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बीच है। कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के बीच है। ये सबका फेवरेट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाना है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। अब इनकी ट्रिक बनाइए या फिर इनको रटिए या समझिए, लेकिन इनको याद रखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी सिविल सेवाओं के लिए और पीसीएस परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लाज्मा के संदर्भ में कौन सा सत्य है? प्लाज्मा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी जो है वो समाचारों की सुर्खियों में बनी हुई है 2 महीने से। तो प्लाज्मा के संदर्भ में एक गलत तो है इसमें कोई ना कोई, तो कौन सा है वो? प्लाज्मा रक्त का तरल और पारदर्शी भाग होता है। यह हल्का पीला होता है। यह 55% तक पानी से मिलकर बना होता है और रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। इनमें से एक गलत है क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ। तो देखिए, ये 55% नहीं बल्कि 92%, लगभग 90% से ऊपर जो है पानी से मिलकर बना होता है, यही गलत है। और रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। तो डी करेक्ट, बी करेक्ट, ए करेक्ट, सी हो जाएगा इनकरेक्ट। तो प्लाज्मा देखिए रक्त का तरल और पारदर्शी भाग होता है, यह हल्का पीला होता है, यह 92% तक पानी से मिलकर बना होता है और रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोबैक्टीरियम MW के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यह माइक्रोबैक्टीरिया की 150 प्रजातियों में से एक है जिसे मृत अवस्था में इस्तेमाल किया जाता रहा है। और MW एक माइक्रोबैक्टीरिया है, मतलब ये एक माइक्रोबैक्टीरिया है जिसे वैक्सीन के रूप में लगभग 25 साल पहले दिल्ली के ही एक वैज्ञानिक डॉक्टर GP तलवार ने खोजा था और इसकी खोज की थी एक मरीज के बलगम से। तो बिल्कुल करेक्ट है तीनों के तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, माइक्रोबैक्टीरियम MW एक माइक्रोबैक्टीरिया है। यह माइक्रोबैक्टीरिया की 150 प्रजातियों में से एक है। इसे मृत अवस्था में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस वैक्सीन की खोज लगभग 25 साल पहले दिल्ली के ही एक वैज्ञानिक डॉक्टर GP तलवार ने की थी। उन्होंने एक मरीज के बलगम से इसे खोज निकाला था। जब कुष्ठ रोगियों, जो लेप्रोसी के रोगी होते हैं ना, उन पर इसका इस्तेमाल किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले आए। कुष्ठ रोगियों को दी जाने वाली दवाइयों के साथ जब MW वैक्सीन को दिया गया तो आधे समय में ही वो लोग ठीक होने लगे। अब देखिए, ये जो वैक्सीन है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देती है। इस वैक्सीन से शरीर की फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इससे शरीर में B और T सेल्स बहुत तेज़ी से विकसित होने लगते हैं। ये दोनों सेल्स जो हैं वो किसी भी नए या पुराने वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म करने में तेज़ी से जुट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें खोजी जा रही हैं, इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी और कोविड-19 को इरेडिकेट करने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। बताना है कि उपरोक्त कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए, समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री से अधिक हो वहाँ पर बनते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दूसरा स्टेटमेंट है समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण। और तीसरा स्टेटमेंट है कोरियोलिस बल की उपस्थिति चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए। तो देखिए, करेक्ट तो है यहाँ पर तीसरा वाला, 27 डिग्री से ऊपर का तापमान चाहिए और समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण भी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो इंग्लिश वर्जन इसका देख लिया कीजिए। तो तीनों के तीनों यहाँ करेक्ट है, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं। यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। यह है इक्वेटर लाइन, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब ये कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा से कुछ दूर ऊपर एक और रेखा है उत्तरी गोलार्ध को जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ऐसे ही नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। या बीच वाली 0 डिग्री हो गई भूमध्य रेखा। अब क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं, यानी ये वाला जो एरिया और ये वाला जो एरिया, यहाँ सारी जगह में बनते हैं उष्णकटिबंधीय साइक्लोन। अब देखिए, इसके लिए चाहिए क्या? बृहद समुद्री तापमान, जहाँ 27 डिग्री से अधिक का तापमान चाहिए। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति चाहिए। और क्या चाहिए? ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन चाहिए। ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन का क्षीण होना, मतलब वर्टिकल विंड शेयर चाहिए। और क्या चाहिए? समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण आदि इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना इनमें से किस संधि के तहत की गई थी? किस संधि के तहत की गई थी? ये की गई थी वर्साय की संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो लेबर डे है हाल ही में, इसलिए पूछा गया है प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1919 में वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साय के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यह संस्था वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और श्रम तथा रोजगार से जुड़े मुद्दों पर संवाद स्थापित करने आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। वर्ष 1969 में ILO को विश्व के देशों के बीच बंधुत्व और शांति को बढ़ावा देने, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने तथा विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में विश्व के 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं। किस संगठन के? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के। क्वेश्चन नंबर 7 है 1998 1998 OR2 या फिर 5278 5278 के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, यह एक छोटा ग्रह है। इसकी खोज 1998 में कर ली गई थी और हाल ही में यह ग्रह बुधवार को मतलब 29 अप्रैल को धरती से 62.91 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरा है और इस ग्रह की कक्षा चपटी है। बिल्कुल सारे के सारे कथन जो हैं वो करेक्ट हैं और समाचारों की सुर्खियों में रहा है ये छोटा प्लैनेट, या इसको बोल सकते हैं एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह। न्यूज़ उड़ रही थी कि पृथ्वी से टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि 92 लाख किलोमीटर दूरी से पृथ्वी पर गुजरा। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी और नासा इस पर नज़र बनाए हुए थे, तो इतनी दूरी तो निराधार थी पृथ्वी से टकराने के लिए। तो देखिए, 1998 OR2 या फिर 5278 चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में बुधवार को गुजरे लघु ग्रह से धरती को आँच नहीं आई। 1998 OR2 यानी 5278 नामक लघु ग्रह धरती से 62.91 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा है। यह धरती के इतने दूर से गुजरा है कि इस पिंड के पृथ्वी से टकराने की आशंका निराधार थी। सोशल मीडिया में इस ग्रह को लेकर खूब संदेश वायरल हुए। यह नज़ारा बुधवार शाम 3:30 बजे से दूरबीन से देखा गया और नासा समेत दुनिया की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक जो हैं
इस ग्रह पर पल पल नज़र बनाए हुए थे। अब क्या है 1998 OR2। तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार आकार में जो यह ग्रह है, यह लघु ग्रह जो है वो 2 से 4 किलोमीटर का है। इसका जो डायमेंशन है, मतलब इसकी जो दूरी है, इसका जो आकार है वो 2 से 4 किलोमीटर का है। और इसकी खोज 24 जुलाई 1998 में ही कर ली गई थी। तभी से वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसकी कक्षा चपटी है और हाल ही में यह ग्रह जो है वो धरती के करीब से गुजरा है और समाचारों की सुर्खियां बना हुआ है। और ये भी नज़र आ रहा था कि पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, मतलब ऐसी अफवाहें भी उड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका या फिर एस्टेरॉयड के संदर्भ में स्टेटमेंट आ गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातु के बने ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये इतने लघु होते हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और पृथ्वी ग्रह के बीच में स्थित होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है। ये पथरीले और धातु एक ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये इतने लघु होते हैं कि इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अधिकांश क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड, मंगल तो सही है लेकिन पृथ्वी गलत है, ये होगा बृहस्पति इसकी जगह। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये घूमते रहते हैं। तो तीसरा गलत है, केवल 2 सही है यहाँ पर, 1 और 2। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह ग्रहिका एस्टेरॉयड ये पथरीले धातु के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने लघु होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सिरस क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना है कि इन चारों में से कोई एक गलत है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। भारत की आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए 50 वर्षीय योजना विकसित की गई है। NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्यों की लगभग समान हिस्सेदारी है। समान हिस्सेदारी है या 75% केंद्र और 25% राज्य की, ये बताइए। देखिए, करेक्ट है, दोनों की समान है। और 100 लाख करोड़ का इसमें निवेश है, ये भी करेक्ट है। और अवसंरचना के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारी जाएगी, ये भी सही है। लेकिन 50 वर्ष कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 वर्ष के लिए किया गया है, ये गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विज़न अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवन सुगमता ईज़ ऑफ लिविंग को प्राप्त करना है। और NIP राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में केंद्र 39% और राज्य 39% की लगभग समान हिस्सेदारी होगी। साथ ही निजी क्षेत्रों से लगभग 22% तक सहयोग होने की उम्मीद है। तो बराबर ही है इनकी। अगले 5 वर्षों में, ना कि 50 वर्षों में, आधारभूत अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, याद रखिएगा। अतः सी गलत है ना, गलत छांटना था हमको। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। मेकांग गंगा सहयोग MGC पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मेकांग गंगा सहयोग जो है वो पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक पहल है। और वर्तमान में भारत सहित 10 आसियान देश इस पहल में शामिल हैं। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो देखिए, यह जो है पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक पहल है, जिसे वर्ष 2000 में लाओस के वियंतियाने में प्रारंभ किया गया था, इसलिए पहला करेक्ट है। और मेकांग गंगा सहयोग में 6 देश, जिसमें भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। चीन इस पहल में शामिल नहीं है और ना ही 6 सदस्य के अलावा कोई और इसमें शामिल है।
तो 6 सदस्य टोटल हैं इसमें भारत को मिलाकर। एक भारत हो गया और बाकी के 4 कौन से हो गए, बाकी के 5 कौन से हो गए, कंबोडिया 1, लाओस 2, म्यांमार 3, थाईलैंड 4 और वियतनाम 5। तो टोटल हो जाते हैं ये 5 + 1 = 6 हैं टोटल। और वहाँ ऑप्शन से क्या हो रहा था, भारत +10 मतलब 11 हैं, तो 11 नहीं है, गलत है वो, 5 + 1 मतलब 6 हैं और चीन इसमें शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।